फील्ड कौन सी नहीं है, यानी जो सब फील्ड नहीं है वो मेन फील्ड होगी, पहले प्राइमरी मेन फील्ड फिर सब फील्ड। तो जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये एक सब फील्ड है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपको फाइनल में मिलेगी, ये भी एक सब फील्ड है। नेक्स्ट है बुक कीपिंग, ये आपकी क्या है, मेन फील्ड है। और फोर्थ है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें बोला है कौन सी सब फील्ड नहीं है, तो जो इनमें से सब फील्ड नहीं है वो है बुक कीपिंग। का करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है, इसकी सब फील्ड नहीं है। समझ आया, तो बोला ना, तो और सब फील्ड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही सब फील्ड है। मगर जो मेन फील्ड है वो कौन सी है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, वो सब फील्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुमार कंपेयर हिज सेल्स ऑफ डेटा 2022-23 विद हिज सेल डेटा ऑफ 2021-22। राम कुमार जो है वो अपने जो उसने सेल करी है 2022-23 में और 2021-22 में, दोनों की जो सेल है उनको कंपेयर करना चाहता है। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से अपनी अकाउंटिंग देखना चाहता है कि 2021-22 में क्या सेल हुई और 2022-23 में क्या सेल हुई, और ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसे किस बारे में बताएंगी, तो ये बताएंगे उसे इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन के बारे में। क्या बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, इंट्रा बिजनेस। ठीक है, किसके बारे में बताएंगे, इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन, कि उसका बिजनेस और जो बाहर के साथ उसका बिजनेस कैसा रहा। जब भी कोई भी प्रोपराइटर अपने ही दोनों सालों की कंपैरिजन को चेक करता है, तो उसको क्या वो कंपैरिजन जो करता है कि भाई उसने कितना माल सेल करा 2 साल में, तो उसे कहते हैं बिजनेस कंपैरिजन। और जब वो बाहर से करता है तो उसे इंट्रा बोल देते हैं। क्लियर है, तो क्या है यहाँ पे इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, according to which accounting concept assets are recorded as acquisition prices। जो assets होती है वो acquisition prices में किस कॉन्सेप्ट के थ्रू होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। फर्स्ट तो देखो ड्यूअल एस्पेक्ट, और ड्यूअल एस्पेक्ट क्या करता है, ड्यूअल एस्पेक्ट जो है इम्पैक्ट डालता है बिजनेस में दो डिफरेंट एस्पेक्ट पे, और वो इक्वल भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट तो इसका आंसर नहीं है। दूसरा कौन सा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है वो क्या बताता है, वो एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों को सेम टाइम पे बताता है कि कितना खर्चा करा कितनी रेवेन्यू आई। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है एक्विजिशन प्रॉफिट। जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, एक्विजिशन प्राइसेस पूछा है, तो आंसर क्या होगा, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर ही आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड करी जाती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर आती है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टेंजेबल एसेट्स इंक्लूड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो टेंजेबल एसेट कौन सी एसेट होती है, जो हमें दिखाई देती है। पेटेंट, गुडविल और कॉपीराइट, ये हमें दिखाई नहीं देते। इन्हें हम, किसी की रेपुटेशन अच्छी है तो यानी उसकी गुडविल है, किसी ने पेटेंट करा लिया, जैसे टाटा ने पेटेंट करा लिया, मैक्स ने पेटेंट करा लिया, तो वो पेटेंट है। हल्दीराम, आप हल्दीराम की दुकान अपने यहाँ नहीं खोल सकते क्योंकि वो पेटेंट है। या कॉपीराइट, किसी ने कॉपीराइट ले रखा है, जैसे टी सीरीज कॉपीराइट है, आप टी सीरीज के गानों को अपने चैनल पे या किसी भी म्यूजिक उसमें ऐसे यूज नहीं कर सकते जब तक आप उनसे राइट ना खरीदें। तो पेटेंट, गुडविल और कॉपीराइट ये इंटेंजिबल एसेट होती है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि इसमें से कौन सी टेंजेबल एसेट है, तो मशीन क्या है, टेंजेबल एसेट है। ठीक है, और सारी क्या है, पेटेंट, गुडविल और कॉपीराइट की सारी इंटेंजिबल एसेट है, और मशीन क्या है, एक टेंजेबल एसेट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज ऑफ लैंड। तो आपने लैंड को परचेज करा, तो क्या है लैंड, परचेज ऑफ लैंड क्या होगा, तो परचेज ऑफ लैंड क्या है,
परचेज ऑफ लैंड होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ लैंड क्या होगा, एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। समझ आ गया, क्योंकि आपकी कैपिटल बढ़ रही है ना जब आप लैंड परचेज कर रहे हैं। एसेट भी तो है, ये एसेट बढ़ रही है और साथ में क्या बढ़ रही है, कैपिटल भी तो बढ़ रही है। तो ये कैपिटल पे करा हुआ खर्चा, परचेज ऑफ लैंड क्या कहलाएगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ध्यान रखना क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि परचेज है। अगर सेल्स ऑफ लैंड होता तो क्या कहलाता, कैपिटल रिसिप्ट कहलाता। ठीक है, याद रखना। अभी यहाँ पे परचेज ऑफ लैंड है तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल टू डिक्रीज इन एसेट और कैपिटल साइमल्टेनियसली। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, एसेट भी घट रही है और कैपिटल भी घट रही है, दोनों चीजें घट रही है। देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर, जब आप क्रेडिटर को पेमेंट दोगे तो आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी कम होगी और कैश कम होगा, कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप सेल्स ऑफ गुड्स करोगे, एट कॉस्ट गुड्स बेचोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, यानी कैपिटल आपकी बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, वो ठीक है, और गुड्स आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आप परचेज करोगे एसेट्स को उधार में तो आपकी एसेट बढ़ेगी और लाइबिलिटी बढ़ेगी। पर जब आप पेमेंट ऑफ सैलरी करोगे यानी एक्सपेंस दोगे, तो सैलरी पे करोगे तो तब क्या होगा, तब आपका कैश भी कम होगा और आपकी कैपिटल भी कम होगी, क्योंकि ये एक्सपेंस है। जब सैलरी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, फीस देते हैं, तो ये सारी चीजें कैपिटल में से भी कम होती है और कैश में से भी कम होती है। तो बोला है ना कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है जिसमें एसेट भी घटे और कैपिटल भी घटे एक साथ। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेमेंट ऑफ सैलरी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आपका कैश भी घटेगा और आपकी कैपिटल भी कम होगी। नेक्स्ट है, और रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट्स इज प्रिपेयर। जब हम बैड डेप्ट होता है, बैड डेप्ट पता है ना, जैसे हमने किसी को सामान उधार में दे दिया और बाद में उसने हमारे पैसे भी नहीं दिए और सामान तो हमसे हमने उधार ले लिया था, यानी एक डेटर था और वो डेटर जो है हमारे को अपने पैसे देना नहीं चाहता। जो भी हमने उसे सामान बेचा था, 10,000 रुपये का हमसे वो गुड्स ले गया था डेटर उधार में, पर अब हमारे 10,000 रुपये नहीं दे रहा, तो वो बैड डेप्ट है। जब भी बैड डेप्ट होता है तो क्या बनता है, देखो, तो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर तो जब बनते हैं जब हम किसी को कोई सामान कैश में बेचते हैं या ठीक है कैश में परचेज सेल्स परचेज कर रहे होते हैं और पेमेंट होती है तो डेबिट क्रेडिट वाउचर। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस जब हम कोई चीज परचेज या सेल्स करते हैं तो उसमें गुड्स जो भी आते हैं उन गुड्सों को लिखा जाता है, गुड्स की एंट्री लिखी जाने में इनवॉइस हो गया। कैश सेल्स में तो बैड डेप्ट को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो हम ट्रांसफर वाउचर जो है बैड डेप्ट के लिए बनाते हैं। तो बैड डेप्ट को हम के लिए कौन सा वाउचर प्रिपेयर करते हैं, ट्रांसफर वाउचर। याद रखना, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेप्ट क्या करते हैं, वी प्रिपेयर ट्रांसफर वाउचर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परचेज ऑफ प्लांट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड। जब हम अपनी कंपनी के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ प्लांट्स खरीदते हैं, मशीन, कुछ इक्विपमेंट, प्लांट्स क्या होते हैं, मशीन इक्विपमेंट्स वगैरह। अगर हम उधार में खरीदते हैं कोई भी प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, याद रखना। जब भी कोई प्लांट, मशीनरी वगैरह उधार में खरीदे हैं, कोई प्लांट्स खरीद रहे हैं उधार में, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। परचेज बुक में गुड्स जब हम परचेज करते हैं, सेल्स बुक में गुड्स जब हम सेल करते हैं, कैश बुक में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश बुक में क्या, कैश आया या गया कैश बुक में। परचेज बुक में आपने कोई गुड्स परचेज करी, सेल्स बुक में आपने कोई गुड्स सेल्स करी, चाहे आपने क्रेडिट में परचेज करे, कैश में करे, क्रेडिट में सेल करा, क्रेडिट में करा। कैश बुक में कैश का आना और बैंक में जाना, समझ आ गया, या आपने कोई सामान के लिए कैश पे करा तो कैश बुक। पर जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री करते हैं, जब हम प्लांट्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह खरीदते हैं, किसके लिए, अपने स्टार्टिंग बिजनेस के लिए, तो हम जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई हमारे से सामान खरीदता है और हम उसे शुरू में ही क्या करते हैं, सामान के ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप हमसे 1 लाख का अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो हम शुरू में आपको 1 लाख का गुड्स में 20% डिस्काउंट दे देंगे, यानी 80,000 में दे देंगे, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो किस चीज पे अलाउ होता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बल्क बाइंग पे या इन्फ्लेशन पे। बल्क बाइंग पे जब आप कोई देखा होगा, होलसेलर कौन होते हैं, होलसेलर से जब आप ज़्यादा सामान खरीदोगे तो वो आपको डिस्काउंट देते हैं, और 1 या 2 चीज़ खरीदोगे तो थोड़ी देंगे। तो बल्क बाइंग में क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट
कब मिलता है? जब हम कोई भी सामान ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, जब हम किसी सामान को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, बल्क बाइक में खरीदेंगे। बल्क बाइक का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। जैसे आपने सपोज करो किसी स्टेशनरी पे गए आप और आपने कहा मुझे 1000 कॉपियाँ दे दो, तो आपको कॉपी के एक कॉपी में 1000 कॉपियों में 1000 कॉपी के रेट में डिफरेंस करेगा ना, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक कैश डिस्काउंट भी होता है, कैश डिस्काउंट जो कैसे मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट जब आप ज़्यादा सामान एक साथ खरीदोगे तो उस पर जो मिलेगा डिस्काउंट उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 10, इनपुट ऑफ IGST। देखो एक होता है GST, एक होता है IGST। IGST होता है इंटरनेशनल गुड्स सर्विस टैक्स। जब हमारा सामान कंट्री से बाहर जाता है या कंट्री से आता है या बाहर जाता है तो उस पर IGST सरकार लगाती है। GST जो लगता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। और IGST लगता है जब हम स्टेट की जगह कंट्री ही चेंज कर देते हैं तो इंटरनेशनल IGST लग जाता है। तो बोला IGST किस चीज पे लगता है? लाइबिलिटी पे, एक्सपेंस पे, इनकम पे। हमेशा IGST लगता है एसेट पे। तो IGST किस पे लगेगा? IGST आपका एसेट्स पे लगेगा। क्लियर हो गया? IGST किस पे लगता है बेटा? IGST एसेट्स पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किस पे लगता है? वो लगता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे लगता है। समझ आया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किस पे लगता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कैश अकाउंट इज। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? तो हमारे को पता है ना कि कैश अकाउंट क्या होता है। तो कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। और कैश हमें रियल में दिखाई देता है नहीं देता है? तो कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। लिखा है राजीव स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय सेलिंग आउट ऑफ हिज पर्सनल फर्नीचर वर्थ ₹1,50,000। राजीव ने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें उसने अपना फर्नीचर बेचा 1,50,000 का, एंड हिज वाइफ ऑर्नामेंट, और अपनी बीवी के गहने भी बेच दिए 50,000 के, एंड इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट इन बिजनेस, और वो सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹45,000 फॉर कैश। उसने कुछ गुड्स खरीदे 45,000 के, एंड 40,000 ऑन क्रेडिट, और 40,000 के उधार में। तो टोटल उसने गुड्स कितने के खरीदे? 45 और 40 यानी 85,000 के उसने गुड्स खरीद लिए। ही सोल्ड 1/4 गुड्स एट 20% कैश डिस्काउंट एंड 3/4 ऑन क्रेडिट एट सेल। उसने 20% तो कैश में बेच दिए गुड्स, और बाकी जो है 3/4 को क्रेडिट में बेचा। ठीक है, तो जो क्रेडिट में बेचा यानी डेटर हो गए इसके। अब जो क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, यहाँ तक समझ आ गया ना बेटा? क्वेश्चन तो पूछा क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राजीव की ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी। तो देखो बेटा राजीव की ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम ये देखो क्वेश्चन में हमें पता है कि राजीव ने जो फर्नीचर सेल करा कितने का करा? 1,50,000 रुपए का, और उसकी जो वाइफ के ऑर्नामेंट थे कितने के थे? 50,000 रुपए के। और यानी ये जो 2 लाख रुपए आए ये उसने कैपिटल में लगाई होगी ना, इसी से तो बिजनेस करा है उसने। तो 2 लाख रुपए लगाया, तो जो राजीव की कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? वो हो जाएगी 2 लाख रुपए हो जाएगी। क्लियर? तो राजीव की ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए हो जाएगी। यहाँ से क्लियर हो बेटा? तो इसका आंसर आएगा 2 लाख रुपए। तो राजीव की ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। उसके बाद बोला है राजीव के डेटर कितने के हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? राजीव के डेटर कितने हो गए। तो देखो डेटर कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि राजीव ने 45,000 रुपीज का तो कैश में गुड्स खरीदे और 40,000 के क्रेडिट में खरीदे। तो टोटल गुड्स कितने खरीदे उसने? 85,000 के खरीदे। और 85,000 रुपीज के गुड्स में से उसने जो क्रेडिट में गुड्स दिए वो कितने दिए? लिखा है ना ही सोल्ड 1/4 गुड्स एट 20% कैश डिस्काउंट। 20% तो उसने 1/4 के हिसाब से दिए, बाकी उसके अलावा 3/4 क्या करे? उधार में दिए। तो 3/4 ही उसके डेटर होंगे, क्योंकि जब हम किसी को उधार में सामान देते हैं तो क्या होते हैं? वो हमारे डेटर होते हैं। तो हम 85,000 का 3/4 निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखो कैसे निकलेगा वो। तो हमने पता है हमें कि हमने परचेज क्या करें? कैश में गुड्स कितने के? 45,000 के। परचेज करें गुड्स क्रेडिट में कितने के? 40,000 के। तो टोटल गुड्स कितने के हो गए भाई? 40,000 और 45,000 मिला के 85,000, और 85,000 के 3/4 हमने क्या करे? उधार में दे दिए। यही बोला ना क्वेश्चन में भाई, 3/4 आपने क्या करा है? क्रेडिट में दे दिया। तो 85,000 इंटू 3/4,
जब हम 85,000 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 63,750। तो हमारे पास जो हमारे पास डेटर है वो कितने के होंगे, वो 63,750 के होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी 63,750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर्टन रीजन। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे ऑन गिविंग द गुड्स एज चैरिटी, जब हम किसी को गुड्स चैरिटी में दे दें। याद रखना, जब भी हम किसी को गुड्स चैरिटी में दें, गुड्स हमारे आग लगने से डिस्ट्रॉय हुए, गुड्स की चोरी हो जाए, यानी कोई हमारे गुड्स चुरा ले, हमारे गोदाम में सामान रखा हुआ है और वो कोई चोरी कर ले, हमारे गोदाम में आग लग जाए जिसके कारण हमारे जो गुड्स हैं वो जल जाएं, या हम गुड्स को चैरिटी कर दें, या गुड्स की हम सैम्पलिंग करें, यानी फ्री सैंपल बांटते हैं ना भाई अपने काम को बढ़ाने के लिए, फ्री सैम्पलिंग, गुड्स जो है फायर में जल जाएं, गुड्स थेफ्ट हो जाएं, चोरी हो जाएं, या हम चैरिटी में बांटें। अगर कोई भी ऐसा केस आता है, चारों ही केस में हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो हम परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। याद रखना, क्योंकि हमने पहले गुड्स खरीदे होंगे, खरीदने के बाद ही हम उन्हें चैरिटी कर सकते हैं, या कोई हमारी जगह से चोरी कर ले जाएगा, हमारे गोदाम से किसी ने चोरी कर लिया, या हमने चैरिटी में बांट दिए, या थेफ्ट ने चुरा लिए, या फायर हो गई, तो जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो होगा परचेज अकाउंट। कई बार बच्चे बोल देते हैं चैरिटी अकाउंट, ये गलत है बिल्कुल। अकाउंट कौन सा होगा, परचेज होगा, ना सेल्स होगा ना कैश होगा, ये तीनों गलत है। परचेज अकाउंट में ही क्रेडिट होगा अगर आपके गुड्स थेफ्ट हो जाए, बर्न हो जाए, चैरिटी हो या फ्री सैम्पलिंग हो। नेक्स्ट है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे when goods are withdrawn by proprietor for personal use, अगर कंपनी का मालिक अपने काम के लिए गुड्स को घर पे ले जाए, यानी किसी की कंपनी का कोई सपोज करो कोई मालिक है और उसका जो वो किस चीज़ का सामान बनाता है, वो टीवी बनाता है, और वो टीवी अपने घर उठा के ले जाए पर्सनल यूज़ के लिए, उसे सेल नहीं कर रहा है, वो अपने घर के लिए ले जा रहा है, तो वो अकाउंट कौन सा कराएगा, जब भी कोई प्रोपराइटर सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाएगा तो वो अकाउंट कराएगा ड्राइंग अकाउंट। प्रोपराइटर अगर कंपनी से कुछ भी सामान अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, उसे सेल नहीं कर रहा, तो वो क्या कराएगा, ड्राइंग अकाउंट कराएगा। इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज प्रिपेयर व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड रिटर्न टू सप्लायर ड्यू टू डिफेक्ट। आपने गुड्स परचेज करे हैं उधार में और उनमें कोई प्रॉब्लम थी जिसलिए आपने सप्लायर को वापस कर दिए, तो अब आप कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे। आपने क्रेडिट में सामान खरीदा था और सामान में कोई प्रॉब्लम थी, तो आप क्या बनाएंगे। जब आपने कोई उधार में सामान खरीदा और फिर डिफेक्ट आ गया तो आपने क्या करा, उसे वापस कर दिया। तो बच्चे कई बार क्रेडिट देख के क्रेडिट बनाएंगे क्या, डेबिट नोट बनाएंगे। याद रखना, सामान आपने बेसिक क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है, पर बनेगा क्या उसके लिए, डेबिट नोट बनेगा। कई बार बच्चे क्रेडिट नोट बनाते हैं। नेक्स्ट है इनवॉइस इज प्रिपेयर। इनवॉइस किस लिए बनाया जाता है, तो इनवॉइस इज प्रिपेयर फॉर क्रेडिट सेल्स। इनवॉइस किस लिए बना रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट सेल के लिए इनवॉइस बना रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इनमें से कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है, तो सीक्रेसी नहीं है। कभी भी हम सीक्रेसी, फेद, ट्रस्ट, बिलीफ, हैप्पीनेस, इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, इन टर्म ऑफ कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, एसेट्स, इन टर्मों में होता है। तो अकाउंटिंग का जो सीक्रेसी से कोई लेना देना ही नहीं है। सीक्रेसी, बिलीफ, फेद, इनका कोई लेना देना अकाउंटिंग से होता नहीं है। कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग के लिए जरूरी है। कंपेरेबिलिटी, हम कंपेयर करते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर में क्या सेल थी, इस ईयर में क्या सेल है, तो ये दोनों काम करता है, मगर सीक्रेसी का अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन प्रिपेयर करता है, तो ICAI, ऑप्शन ए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, ICAI बनाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो सेक्शन भी है उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, ताकि हम अकाउंट और बिजनेस की और वीडियोस बना सकें हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर लाके आपकी प्रिपरेशन करा सकें।